सरदार पटेल को पढ़े होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़े होंगे, सरदार भगत सिंह को पढ़े होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़े होंगे, बाल गंगाधर तिलक को पढ़े होंगे, बहुत सारे नेताओं को पढ़े होंगे, कि साहू जी महाराज को आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इनको सिलेबस में रखा ही नहीं गया। तो इतिहास हम लोगों ने जो पढ़ा, जो किताबें हम लोग पढ़े, उसमें इनका नाम गायब कर दिया गया, तो इसलिए हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। आरक्षण का मतलब हमारे लोग जो सवर्णों के साथ में रहते हैं, वो आरक्षण को भीख बताते हैं, वो आरक्षण को बैसाखी बताते हैं। आरक्षण को क्या कहते हैं? ये बैसाखी है, ये भीख है। तो इससे क्या होता है, हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है। तो साथियों, ये आरक्षण भीख नहीं है, ये बैसाखी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व है। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, अर्थात समाज का प्रतिनिधित्व है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रिजर्वेशन शब्द नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन लिखा है, अर्थात समाज का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब हिस्सेदारी, भागीदारी। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं, अगर परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है तो जो परिवार की संपत्ति होती है, चारों बच्चों को बराबर बराबर हिस्सेदारी में बांट दिया जाता है। ये होता है हिस्सेदारी। तो इस हिस्सेदारी को इन लोगों ने आरक्षण शब्द दिया। तो साथियों, ये आरक्षण नहीं है, ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व है, ये हमारे समाज की हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को हासिल करने में हमारे महापुरुषों ने 1848 से लेकर के 1956 तक लगातार 108 साल तक आंदोलन चला, जिसकी बदौलत हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। 1848 से इस आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने किया। उसी आंदोलन को साहू जी महाराज आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। 108 साल संघर्ष किया, जिसकी बदौलत हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। तो साथियों, ये प्रतिनिधित्व के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया। साहू जी महाराज की आज जयंती है, इनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साहू जी महाराज का जो जन्म है वो 26 जून 1874 को कोल्हापुर संस्थान में हुआ था। इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जब साहू जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, राजा बने, तो एक दिन ये अपने साथियों के साथ, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, और स्नान करने के लिए पंचगंगा नदी में गए थे। तो जब उस समय राजा नदी में नहाते थे, स्नान करते थे, तो जो पुरोहित होते थे वो मंत्र पढ़ते थे। तो जब वो मंत्र पढ़ते थे तब राजा नहाते थे। तो साहू जी महाराज सुबह 5 बजे उठे और पंचगंगा नदी में नहाने के लिए गए। तो उनका जो राज पुरोहित था, वो राज पुरोहित वहाँ उपस्थित नहीं था। तो साहू जी महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज पुरोहित को बुलाओ, कहाँ गया है। तो उनके सैनिक साहू जी महाराज के राज पुरोहित के घर गए, और जब राज पुरोहित के घर गए तो सैनिकों ने पूछा, राज पुरोहित कहाँ गए। तो उसकी औरत ने जवाब दिया, गोबर खाने गया होगा। राज पुरोहित की पत्नी ने क्या जवाब दिया? गोबर खाने गया होगा। तो सैनिकों ने पूछा, गोबर खाने कहाँ गए हैं। तो उसकी औरत ने जवाब दिया, बेश्या के यहाँ गया है।
वो जो राजपुरोहित था किसके यहाँ गया था? वैश्या के यहाँ गया। तो महाराज के जो सैनिक थे वो सीधे वैश्या के घर गए और उस राजपुरोहित को सीधे वहीं से गाड़ी में बिठा करके पंचगंगा नदी के किनारे लेकर के आए। तो जब वो पंचगंगा नदी के किनारे लेकर के आए तो साहू जी महाराज ने कहा मंत्र पढ़ो। तो वो पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो साहू जी महाराज के एक मित्र थे जो मुंबई से चल के आए थे, उनका नाम था राजा राम शास्त्री। तो राजा राम शास्त्री नदी के घाट के किनारे बैठे हुए थे और साहू जी महाराज नहा रहे थे। उनका जो राजपुरोहित था वो मंत्र पढ़ रहा। तो मंत्र उस समय दो तरह के मंत्र होते हैं, एक वेदोक्त मंत्र होते हैं और एक पुराण मंत्र होते हैं। तो जो वेदोक्त मंत्र होते हैं यानी वेदों के अनुसार जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए पढ़े जाते हैं, और जो पुराणोक्त मंत्र पढ़े जाते हैं अर्थात पुराणों के अनुसार जो मंत्र पढ़े जाते थे वो खाली शूद्रों के लिए पढ़े जाते थे। तो उनका जो राजपुरोहित था वो पुराणोक्त मंत्र पढ़ रहा था जो शूद्रों के लिए पढ़ा जाता है। तो जब इस बात की जानकारी उनके जो मित्र थे राजा राम शास्त्री साहू जी महाराज के, उन्होंने जाकर के साहू जी महाराज से बताया। कहा महाराज ये तो पुराणोक्त मंत्र पढ़ रहा है, पुराणोक्त मंत्र शूद्रों के लिए पढ़े जाते हैं, आप क्षत्रिय हैं और ये शूद्रों वाला मंत्र पढ़ रहा है। तो साहू जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा पुरोहित कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? तो उस पुरोहित ने जवाब दिया महाराज मैं पुराणोक्त मंत्र पढ़ रहा हूं। दूसरा सवाल साहू जी ने पूछा बगैर स्नान किए तुम मंत्र पढ़ रहे हो? क्योंकि वो वैश्या के घर से आया था, स्नान भी नहीं किया था। तो कहा बगैर स्नान किए मंत्र पढ़ रहे हो? तो उस राजपुरोहित ने जवाब दिया साहू जी महाराज को ब्राह्मण जन्म से पवित्र होता है, उसे स्नान करने की जरूरत नहीं होती। तो साहू जी महाराज ने कहा कि तुम पुराणों का मंत्र क्यों पढ़ रहे हो? मैं शिवाजी महाराज के खानदान का हूं, शिवाजी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। तो राजपुरोहित ने कहा महाराज हमने शिवाजी को छत्रत्व की उपाधि दी थी, आपको छत्रत्व की उपाधि हम लोगों ने नहीं दिया है। आप वर्ण व्यवस्था में शूद्र है और शूद्रों को पुराणों के अनुसार ही मंत्र पढ़े जाते हैं, तो मैं शास्त्र सम्मत काम कर रहा हूं। तो साहू जी महाराज को बड़ा झटका लगा कि मैं राजा होकर कितना बड़ा राजा हूं, पूरे कोल्हापुर संस्थान को पर मैं राज करता हूं और ये 2 टका का पुजारी हमारे तलवे चाटता है, जो मैं इसको देता हूं उस पर वो पलता बढ़ता है और ये हमको सिखा रहा है, हमारा ये अपमान कर रहा है। इससे उनको बड़ा झटका लगा। जब उनको झटका लगा तब उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक हमारे समाज को मान सम्मान स्वाभिमान मिलने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। साहू जी महाराज का ही अपमान नहीं हुआ, हमारे जितने महापुरुष हैं सारे महापुरुषों का अपमान इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने किया। शिवाजी महाराज का जब नंबर राज तिलक करने का आया तो बाएं पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया गया। महात्मा बुद्ध है, इनका समय पर इन लोगों ने अपमान किया। महावीर स्वामी थे, उनका भी इन लोगों ने समय समय पर अपमान किया। आप वर्तमान समय ले लीजिए अखिलेश यादव का, जब ये मुख्यमंत्री पद से हटे, योगी आदित्यनाथ बने मुख्यमंत्री, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया, गोमूत्र छिड़कवा करके उसको पवित्र किया। यानी आदमी नहीं ठीक है, गाय का मूत्र ठीक है। तो पहले भी लोगों ने हमारे महापुरुषों के साथ अपमान किया, वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। इनको हिंदू धर्म का चश्मा चढ़ा
घोड़ा था वो चारा नहीं खा रहा था, भूसा नहीं खा रहा था। तो घोड़े के मालिक ने क्या किया, उस घोड़े को हरा चश्मा लगा दिया। अब उसको सारा चीज हरा हरा दिखाई देना शुरू कर दिया। जब उसको सारा चीज हरा हरा दिखाई देना शुरू कर दिया तो घोड़े ने भूसे को हरा चारा समझ करके जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। वही समाज हमारे ओबीसी एसटी समाज का है। हमारे लोगों को हिंदू धर्म का चश्मा पहना दिया गया। हिंदू ये कोई धर्म नहीं है। हिंदू क्या है? हिंदू राजनीति है। हिंदू के नाम पर आरएसएस के लोगों ने 1925 से हिंदू 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 कहते हुए आज पूरे देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है हिंदू का नाम लेकर के। इतना खतरनाक शब्द है ये हिंदू। हिंदू के नाम पर हमको अधिकार नहीं मिलते, हिंदू के नाम पर हमको रिजर्वेशन नहीं मिलते, हिंदू का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता। नौकरी लेने जाओ पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट दिखाओ, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिखाओ, अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिखाओ कि वहां हिंदू माना जाता। तो हिंदू ये राजनीति है, इसमें हमारे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो साथियों मैं आप लोगों को बता रहा था साहू जी महाराज के बारे में। तो साहू जी महाराज का जब ये अपमान हुआ तो उनको बड़ा झटका लगा। जब उनको बड़ा झटका लगा तब उन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है गैर बराबरी की, असमानता की, इस व्यवस्था को मैं समाप्त करूंगा। उन्होंने प्रण किया और कहा कि मैं राजा हूं, मेरे साथ ये लोग इस तरीके का बर्ताव करते हैं, जो महार लोग हैं, चमार लोग हैं, मातंग लोग हैं, जो अछूत जातियां हैं, इनके साथ ये लोग कैसा बर्ताव करते होंगे, यह सोच करके साहू जी महाराज दंग रह गए कि मैं राजा हूं, हमारे साथ ये इस तरीके का अपमान करते हैं तो अछूत जातियों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। तो इसलिए महाराज ने इस व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लिया। साथियों साहू जी महाराज सबसे पहला जो उन्होंने काम किया हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। 26 जुलाई 1902 को अपने कोल्हापुर संस्थान के लोगों को इकट्ठा किया और बहुत बड़ी सभा किया। उस सभा में लाखों लोग आए। तो उस सभा में साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण पिछड़ी जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को अपने संस्थान में दिया। जब पिछड़ी जाति के लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को जब आरक्षण 50% दिया तो इसका विरोध सबसे पहले कौन किया? ब्राह्मण लोगों ने किया। आप लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुने होंगे, आप लोग बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे, आप लोग एमजी महादेव गोविंद रनाडे का नाम सुने होंगे। ये सारे ब्राह्मण टोली इकट्ठा हो गई और साहू जी महाराज के निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। कहा महाराज इससे आपके राज्य में अकार्य क्षमता निर्माण हो जाएगी, आपका राज चौपट हो जाएगा। लेकिन साहू जी महाराज माने नहीं। उन्होंने कहा मैं शासन प्रशासन में अपने समाज के लोगों को 50% हिस्सेदारी दूंगा। वो इनकी बातों में नहीं है। लेकिन साथियों कोल्हापुर संस्थान से 56 किलोमीटर दूर एक जिला है सांगली। सांगली से एक ब्राह्मण आया, उसका नाम था, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, ध्यान से हट गया है कहीं। हाँ उसका नाम था एडवोकेट गणपत राव अभ्यंकर। वो सांगली जिला का रहने वाला था, कोल्हापुर का नहीं था। लेकिन सांगली से आरक्षण का विरोध करने के लिए साहू जी महाराज के पास आया और महाराज से मिला। कहा महाराज आप ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये गलत है, योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी देना चाहिए, आरक्षण पर नहीं देना चाहिए। तो साहू जी महाराज ने कहा ये वकील आदमी है, इसको मैं कैसे समझाऊं? भाई वकील ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादा तर्क वितर्क करता है। तो साहू जी महाराज ने कहा दिमाग लगाया कि इसको कैसे समझाया जाए।
तो उसको समझाने के लिए साहू जी महाराज अपने घोड़े के अस्तबल में लेके गए। तो जब घोड़े के अस्तबल में लेकर के गए तो वहाँ सभी घोड़ों के मुंह में चने के थैले बंधे हुए थे। तो सभी घोड़े अपने अपने हिस्से के चने खा रहे थे। तो साहू जी महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कहा कि जो घोड़ों के मुंह में जो थैले बंधे हुए हैं चने के, सारे थैले खोल करके लाओ और दरी बिछा करके उसको एक जगह डाल दो। तो उनके सैनिकों ने ऐसे किया। जितने घोड़े के थैलों मुंह में जो थैले बंधे थे चने के, सारे थैलों को खोल करके उन लोगों ने क्या किया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। और उसके बाद साहू जी महाराज ने कहा कि सारे घोड़ों को खोल दो। सारे घोड़ों को खोल दिया गया। अब उसमें जो मोटे ताजे हट्टे कट्टे घोड़े थे वो दौड़ करके जल्दी जल्दी चना खाने लगे। और जो कमजोर घोड़े थे, जो बूढ़े घोड़े थे, वो जैसे चना खाने के लिए जाते थे तो जो हट्टे कट्टे मोटे घोड़े होते थे फटाक से उनको लात मार करके भगा देते। तो ऐसे बहुत सारे घोड़े जो कमजोर थे उनको चना खाने को नहीं मिला। तो साहू जी महाराज ने एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर को कहा, अभ्यंकर, ये जो घोड़े जो चने नहीं खा पाए हैं, इन घोड़ों को मैं क्या करूं? गोली मार दो इनको। साहू जी महाराज ने क्या कहा कि मैं इनको गोली मार दूं क्या? तो अभ्यंकर ने कहा, नहीं महाराज, इनको गोली मत मारिए, कहीं इनको भी चने दिया जाए। तो इसीलिए साहू जी महाराज ने कहा कि इसीलिए मैं इनके हिस्से का चना इनके मुंह में बांध दिया था, ताकि सभी लोगों को ये चना खाने को मिले। यानी जो प्रतिनिधित्व दिया, जो रिजर्वेशन दिया, जो आरक्षण दिया, वो सभी लोगों को संख्या के अनुपात में दिया कि ताकि सभी लोगों को मिले। ये जो एडवोकेट गणपतराव थे, ये कौन थे? आप लोग मैंने प्यार किया फिल्म देखा होगा। मैंने प्यार किया फिल्म की जो हीरोइन है भाग्यश्री, तो भाग्यश्री के बाबा जी, भाग्यश्री के, यार माइक सही करो भाई, ये भाग्यश्री के बाबा जी थे एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर, जो मैंने प्यार किया फिल्म की हीरोइन। तो इस तरीके से साथियों हमारे वहां उन्होंने इनको तर्क के माध्यम से पराजित करने का काम किया। दूसरी बात, साहू जी महाराज ने 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया था, तो 1918 में साहू जी महाराज ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग किया, आरक्षण की मांग किया। उनकी तरफ से भास्कर राव जाधव जो कुर्मी बिरादरी के थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने मेमोरेंडम भेजा कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अनुसूचित जाति की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर ने मेमोरेंडम लेकर के गए कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। मुसलमानों की तरफ से बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वो मेमोरेंडम लेकर के गए और कहे हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो जब ये बात, उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक, जब ये बात बाल गंगाधर तिलक को पता चली कि पिछड़े वर्ग के लोगों की आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए मांग कर रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को बड़ा गुस्सा आया। वो अथनी नाम का एक गांव है, वहां पर वो सभा लगाए, मीटिंग बुलाए लोगों की, और उस बीच सभा में कहा तेली, तमोली और कुर्मियों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है? संसद कोई भूमि है जो कुर्मी वहां जाकर के हल चलाएगा? संसद वो गाय भैंस का तबेला है जो वहां यादव जाकर के दूध निकालेगा? यानी हमारे जो ओबीसी के लोग हैं उनको वहां संसद में जाने की जरूरत नहीं है। वो खेती कर रहे हैं, खेती करें, गाय भैंस चरा रहे हैं, गाय भैंस चराए,
उनको संसद में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा विरोध उस समय कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इसका विरोध किया। हमारे लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं है। हमारे लोग खाली तिलक के बारे में यही जानते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यही इनको पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तिलक ने कहा था तेली तमोली और कुर्मियों को संसद में जाकर के हल चलाना। इस बात की जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। तो जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया, हमारे लोगों को बताया ही नहीं गया। अगर ये दोनों बातें हमारे लोगों को बताई जाती तब तिलक का व्यवहार, तिलक का चरित्र हमारे लोगों को समझ में आता। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, साहू जी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में जब लंदन से ऊपर करके आए और अपने घर पहुंचे, जब इस बात की जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर को पता चली कि कोई व्यक्ति लंदन से पढ़ करके आया हुआ है, महार बिरादरी का है, तो साहू जी महाराज उनसे मिलने के लिए हाथी पर बैठ करके डॉक्टर अम्बेडकर के घर गए। डॉक्टर अम्बेडकर अछूत जाति के थे। एक महाराजा हाथी पर बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर के घर जा रहा है और वहां से पूछे कि अम्बेडकर हैं क्या? तो जब साहू जी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर वाले महले में रहते थे, तो जब वो देखे कि नीचे महाराज आए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर नंगे पांव तुरंत दौड़े भागे और जब भाग करके साहू जी महाराज से मिले तो साहू जी महाराज ने उनको अपने गले लगा लिया। जब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने के लिए विदेशों में गए, साहू जी महाराज ने उनका सहयोग किया। उस समय 584 रियासतें थी पूरे भारत में। 584 रियासतों में से खाली 3 रियासतों के राजा समाज के लिए, हमारे समाज के लिए काम करते थे। पहला कोल्हापुर संस्थान साहू जी महाराज, दूसरा बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ और तीसरा इंदौर की जो महारानी थी, उन्होंने भी इस समाज के लिए काम किया। खाली 3 रियासतें काम की, बाकी सारी जो रियासतें थी वो अपनी मौज मस्ती के लिए काम कर रहे थे। कोई ताजमहल बना रहा था तो कोई हवा महल बना रहा था। हमारे आपके समाज के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए दोबारा गए लंदन, तो साहू जी महाराज ने कहा आप जब तक पढ़ करके वापस नहीं आएंगे तब तक आपकी जो पत्नी है रमाई, मैं इसको अपने यहाँ ले जा रहा हूँ मायके। जब आप पढ़ करके आएंगे तब आप अपनी पत्नी को लेकर के जाइएगा। तो इस तरीके से साहू जी महाराज का योगदान था हमारे आपके समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे लोग अपने इतिहास को नहीं जानते। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अगर अपने भविष्य निर्माण करना है तो हमें अपने पुरखों के इतिहास को जानना होगा। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम अपने इतिहास का, अपने पुरखों के इतिहास का निर्माण नहीं कर पाएंगे। साथियों, हमारे महापुरुषों ने 1838 से लेकर के 1956 तक जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बदौलत हमारे लोगों को आरक्षण मिला, प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन आज वो प्रतिनिधित्व निजीकरण के माध्यम से वो खत्म हो रहा है। सारे विभाग बेचे जा रहे हैं। अभी देखिए 4 साल की नौकरी आ गई, आने वाले समय में 6 महीने की आ जाएगी, फिर उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा। क्या करोगे आप लोग? फिर भी हम लोग बैठे हैं। तो साथियों, अभी जो हमारे साथी कह रहे थे 1585, तो जो 85% हमारा जो समाज है, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, सभी साथियों को, सभी मूल निवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, जब तक एक उद्देश्य नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आपने आज जो साहू जी महाराज की जयंती जो मनाया, इस जयंती को आप लोग हर साल मनाते रहिएगा। अगर हर साल जयंती मनाएंगे, इससे हमारे समाज में जागृति आएगी, जागरूकता आएगी। हमारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एक साथ बैठेगा, तब उनको समझ में आएगा कि हम आपस में भाई भाई हैं, तब एकता निर्माण होगी। आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद।